हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों क्या है कि मैं 12th क्लास में आपको फंक्शन पढ़ा रहा था, अभी पढ़ा भी रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, कुछ बच्चों की डिमांड थी या कुछ बच्चे ये बोल रहे थे सर, जैसे कोई बच्चा क्या है केवल स्कूल लेवल पे पढ़ाई कर रहा है, तो उसको अगर 12th का चैप्टर स्टार्ट करेगा तो देखेगा उसका पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ा चुका, अब फंक्शन चल रहा है। तो कुछ बच्चों को ये लगा कि ये फंक्शन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि सर हमारा फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा दीजिए, रिलेशन फंक्शन। तो मैंने पहले बोला था कि आपको ये चैप्टर छोटा सा है, मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब बच्चों को लगने लगा कि सर ये फंक्शन कुछ और पढ़ा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब क्या है कि अब मैं क्या करता हूँ कि जो वो फंक्शन चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। मेनली वो फंक्शन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को कि उससे आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होंगे। वो आपको अगर कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो तो उसको जानना बहुत जरूरी है, बिना उसको जाने आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। तो चलिए उसके साथ साथ हमें क्या है कि स्कूल लेवल के एग्जाम्स भी देखने हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमें से जुड़े हुए हैं जो स्कूल लेवल की बस पढ़ाई करते हैं। तो उन बच्चों के लिए आज से क्या है कि मैं रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा अब इसमें जो फंक्शन मैं पढ़ाऊंगा वो उस डीप में नहीं जाऊंगा, जो क्योंकि मैं फंक्शन अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो जो आपके सिलेबस में स्कूल एग्जाम के सिलेबस में बस जितना फंक्शन है मैं उतना यहाँ एक्सप्लेन करते हुए इसको कंप्लीट करूंगा। तो आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ पैरेलली हमारा वो फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, अब इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो चलो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, तब हम रिलेशन पे जाएंगे फिर फंक्शन पे जाएंगे। अब बेसिकली किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे क्या होता है कि एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब जैसे समझ में आ गया कि जुड़वा, दो, पेयर मतलब दो। तो ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर में दो चीजें रखी दी जाए तो उसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या होता है, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। किसी भी ऑर्डर पेयर में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं रिटन इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, और उसको एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है। और इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम ये सेट लिख रहे हैं, जैसे सेट में दो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो है, नहीं ये सेट नहीं है, ये दूसरी चीज है। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वही है जैसे सेट में दो एलिमेंट आपने लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन और ऑर्डर्ड पेयर का रिप्रेजेंटेशन सेम होगा, नहीं। ऑर्डर्ड पेयर अलग चीज है, आपका सेट अलग चीज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या, और इस पे देखते हैं इससे इसका क्या मतलब है। चलिए तो हम बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, बस दो ही एलिमेंट होंगे, रिटन इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, और उसको एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा गया होगा। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि विद ये एक सेट होता है कंटेनिंग टू एलिमेंट्स, इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि एक सेट होता है, नहीं सेट नहीं होता, ये ऑर्डर पेयर अलग चीज है, सेट अलग चीज है। अब जैसे एग्जांपल इसको शो करें कि जैसे मान लिया आपने टू डायमेंशनल स्पेस लिया हुआ है, और वहां पे जैसे मान लिया ये हमारा टू डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पे कोई हमने पॉइंट लिया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसको हम लोग इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो ये जो लिखा हुआ है यही हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। यही हमने दिया एग्जांपल में, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ टू डायमेंशनल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। मतलब x, y क्या है कि टू डायमेंशनल प्लेन में किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। मतलब हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर कॉमा करके दो नंबर्स लिख रहे हैं या दो कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि x, y का मतलब x पहले आ रहा है y बाद में आ रहा है, तो ये एक ऑर्डर भी होना चाहिए, एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि
अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो कब होंगे, अगर दो ऑर्डर पेयर को हमें इक्वल करना होगा तो कब कर सकते हैं। देखो जैसे टू ऑर्डर पेयर A1 B1, एक A1 B1 ऑर्डर पेयर है और एक ऑर्डर पेयर है A2 B2, इनको हम इक्वल कब बोलेंगे, ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। मींस ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब A1 A2 के बराबर होगा और B1 B2 के बराबर होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी का ये मतलब होता है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके दोनों के पहले एलिमेंट इक्वल हो और दोनों के दूसरे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तभी वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। अब जैसे एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर दो चीजें लिखी गई हैं और कॉमा से सेपरेशन है, यहाँ भी दो चीजें लिखी गई कॉमा सेपरेशन है। अब यहाँ पे क्या लिखा, इक्वलिटी लगा, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके इफ 3a minus 2 comma b plus 3 is equal to 2a minus 1 comma 3 implies that, अब ये क्या हो जाएगा, 3a minus 2 is equal to 2a minus 1 and b plus 3 is equal to 3। यहां से 2a हो गया, a आ जाएगा, a is equal to 1 और यहां से आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, a b इज इक्वल टू 1 c। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। तो ये हमारा a और b की वैल्यू मिल गई। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। अब ये हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लिया और ये ऐसे लिख लिया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब है कि उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगे वो आपके इक्वल होंगे। फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, सेकंड टर्म के इक्वल होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है वो दो सेट पे डिफाइन होता है। दो सेट समझ रहे ना, दो सेट का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो उससे क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा। अब देखो क्या है, मान लिया ए और बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब देखो ये याद रखिएगा कि जो सेट हम लोग लेंगे वो हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, ए और बी दो सेट ले लिए और वो कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये वो सेट होता है सारे ऑर्डर्ड पेयर का ऑफ द फॉर्म ए बी, क्योंकि ऑर्डर पेयर हमेशा ए बी के फॉर्म का होता है। तो ऐसे सारे ऑर्डर पेयर का सेट होगा वेयर फर्स्ट टर्म, जो ये फर्स्ट टर्म होगा, कम फ्रॉम सेट ए, ये कहां से आएगा, इस सेट से आएगा। एंड सेकंड कम फ्रॉम सेट बी, और दूसरा वाला कहां से आएगा, बी, ये इस सेट बी से आएगा। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, रीड एज ए क्रॉस बी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्या हो गया, एक सेट आएगा, किसका सेट आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का। मतलब ऐसे ऐसे ढेर सारी चीजें लिखी होंगी, ए बी है तो इसके बाद बी सी, इसके सी, ऐसे ऐसे ढेर सारे टर्म्स लिखे, वहां एलिमेंट्स नहीं आएंगे, वहां ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा सेट में। ठीक है, ये क्या होगा, सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन सकता है जिसमें पहला एलिमेंट ए से लिया जाए, दूसरा एलिमेंट बी से लिया जाए। तो ये है आपका ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। मतलब ये जो इतना लिखा गया है इसको एक लाइन में लिखा गया है, ये इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो आप इस चीज पे फोकस ज्यादा किया करो, थियरी तो आप ऐसे ही बना के लिख लोगे। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं
कहता है एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और एक सेट बी दिया है 1 बी, सेट दिया हुआ है, ठीक। अब हमें कहता है कि यहाँ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी निकालिए। हम देखिए ए क्रॉस बी ये निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, एक सेट आएगा, ठीक। अब सेट में क्या क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर में देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब देखो सबसे पहले कैसे ऑर्डर कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट कहां से आना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए, तो हमने 1 ले लिया, ठीक। अब इसका पहला ले लिया, अब इसका दूसरा एलिमेंट कहां से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए, इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा 1 ए, ठीक। अभी आप 1 लिए रहो जब तक कि सेट बी के एलिमेंट खत्म हो जाए, फिर अब पहला एलिमेंट यहां से लिया, दूसरा एलिमेंट यहां से कहां लेंगे, बी से लेंगे, ठीक। अब 1 का दोनों के साथ हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे 2 का फिर ए, फिर 2 का बी, फिर हो गया 2 का। अब चलते हैं 3 लेते हैं, तो 3 का ए 3 का बी, अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कहां से ए से होना चाहिए, ए से 1 भी ले लिया हमने, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, खत्म हो गया। और सेट बी का ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, तो सारा एलिमेंट खत्म। इसका मतलब अब ए क्रॉस बी हमारा बन गया, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है। इस दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये सेट है, ठीक। अगर हम यही कहें कि हमें बी क्रॉस ए निकाल के बताओ भाई, ये भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जिसमें पहला एलिमेंट कहां से आएगा, सेट बी से आएगा, तो पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे, ए। अब ए लिख लिया तो ए का फिर 1, ए का फिर 2, ए का फिर 3, चलो ए का 1, ए का 2, ए का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए खत्म हो गया, अब बी पे आते हैं, तो बी का 1, बी का 2, बी का 3, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, एक तो ए क्रॉस बी, एक तो बी क्रॉस ए। तो अब अगर हम ये देखें दोनों एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अब पूरे एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट मानेंगे, याद रखिएगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है, इसका मतलब एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ए का ए क्रॉस बी में, और बी क्रॉस ए में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है। तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, क्या 1 क्रॉस ए और ए क्रॉस 1 बराबर है, नहीं बराबर है। क्यों, ए 1 के बराबर हो जाएगा, तो ए 1 के बराबर ए के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन जनरल ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जो ए क्रॉस बी है वो जनरली बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। कभी हो भी सकता है लेकिन रेयरली नहीं होता है, इन जनरल ये नहीं होता है, ठीक है। यहां से भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं। अब चलो, अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखिएगा। अगर ए और बी में से, इन दोनों में से कोई भी सेट नल सेट हो जाए या एम्प्टी सेट हो जाए, ए या बी में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो गया तो देन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी एम्प्टी सेट। तब ए क्रॉस बी में हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। अगर इन दोनों में कोई भी एक सेट फाई हो गया, अगर ये फाई हो गया बी ऐसा ही रहा, तो भी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब देखो एक दूसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, p है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है। अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इक्वल टू q है, तो अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, pq। ये ऐसे ही देखो कि यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2। तो p
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे 3 into 2 6 एलिमेंट आएंगे। और देखो 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में भी 6 आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं और उससे पूछता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम बस उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक सेट ए है जिसमें 10 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे 10 into 4 40 एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे ही मान लो एक सेट में 50 एलिमेंट्स हैं, एक सेट में 10 एलिमेंट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे 15 into 10 500 एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर आपको छोटा सा सेट देगा तो आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन अगर 50 एलिमेंट और 10 एलिमेंट है तो इसको आप 500 एलिमेंट लिख पाओगे? कितने देर तक लिखते रहोगे? आपको खाली पूछा है कितने एलिमेंट्स होंगे तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये तरीका याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी में कितने आएंगे पी क्यू एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा क्या है रिलेशन। अब जैसे जब हमने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, अब हम जान सकते हैं रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ रिलेशन आर, जो रिलेशन आर होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन आर होगा इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो क्या होगा ए क्रॉस बी का, ए कार्टेशियन बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एक सबसेट होगा। ठीक है, दस आर ये रिलेशन, इसका मतलब है कि आर हमारा रिलेशन होगा ए से बी में इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। याद रखिएगा आर ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर रिलेशन है ए से बी में तो आर क्या होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, या ये कह सकते हैं कि अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का तो आर क्या होगा रिलेशन होगा ए से बी में। ये याद रखिएगा, यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब आर रिलेशन है तो रिलेशन है ए से बी में, तो इसका मतलब आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का तो आर ए से बी में रिलेशन होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। इफ, अब देखिए ए रिलेटेड टू बी, मतलब रिलेशन है ए से बी में, इसको लिखा जाता है ए रिलेटेड टू बी का मतलब है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो इतना लिखा गया है इसको बस इतना लिख देंगे, इसका मतलब यही है। तो आप कीवर्ड्स पढ़ा कीजिए कि आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हम इतना लिख लेंगे ए रिलेटेड टू बी, मतलब आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एंड और ए बी जो है आर में बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू आर जो ऑर्डर्ड पेयर है। देन अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर आर, उस रिलेशन के अंडर में बी क्या होगा ए का इमेज होगा। और क्या कह सकते हैं ए इज प्री इमेज ऑफ बी, ए जो है बी का प्री इमेज है अंडर आर। ठीक है, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 to the power pq। ये याद रखेंगे कि 2 to the power pq रिलेशंस बनेंगे। pq क्या होता था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू है, तो pq क्या होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में pq एलिमेंट होते थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 to the power pq, उसी को 2 की पावर में रेज कर दी तो उतने नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेंगे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे हमारे पास सेट पे ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं भाई 3 है। यहाँ देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं भाई 2। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।
इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू, ये हो गया 2 टू द पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 3 64, 64 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। अब देखो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखो। अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए पहले लेना है तो इसका मतलब पहले 1 आएगा 1, 5, फिर 1, 6, 1 का काम हो गया। अब 2 लीजिए 2, 5, 2, 6, फिर 3 ले लीजिए 3, 5 एंड 3, 6। ठीक है। अब देखो ये 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए रिलेशन जो होगा, अब रिलेशन कितना बना सकते हो तो 64 रिलेशन बना सकते हो। हम कुछ रिलेशन बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया एक रिलेशन R1 है, ये हो गया। एक रिलेशन R2 है, एक रिलेशन R3 है, देखो अब इसके सबसेट लिखते चले जाओ। कितने सबसेट्स होंगे, एक बार एक एक का सेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर एक बार इसका इसके साथ 7 8 9 10 11, फिर इसका इसके साथ 12 13 14 15 16, फिर ऐसे फिर 3 3 का, फिर 4 4 का, फिर 5 5 का, फिर 6 6 का। तो ऐसे कितने सेट बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे 64 सबसेट बनेंगे। तो वही रिलेशन आप लिखते चले जाओ तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिल जाएंगे 64 मिल जाएंगे। अभी हमने कुछ रिलेशन लिखा है, ऐसे ही आप लिखते चले जाओ, इसी का सबसेट उठा के चलते चले जाओ। जितने सबसेट बन सकते हैं वही उसके क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है हमने ये पता कर लिया कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन में कितने आएंगे। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने जान ली। नोट कीजिए इसको। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। इसको आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और साथ साथ रिवीजन करते रहिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ उसके हिसाब से एक बार घर पे खुद से पढ़िए। चीजें बहुत आराम समझ में आने वाली है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। मैं समझाऊंगा आपको चीजें आराम समझ में आएंगी, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है। आपको कोई जल्दी है नहीं, आराम से पढ़िए, कोई रिलैक्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। और इसके साथ साथ वो जो मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ उसको भी कंसंट्रेट करके पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आपको लाइफ में जिंदगी भर काम देने वाली है, क्योंकि उसका यूज हर जगह आपको मिलेगा। ग्राफ जो है, जो ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, वो ग्राफ आपको हमेशा काम देने वाला है। ठीक है। तो वो पैरेलली मेरा चलता रहेगा। अब मैं इसको स्टार्ट कर दूं तो ये भी चलता रहेगा। इसको ये खत्म हो जाएगा, फिर इसी साथ में आपको चला दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लगता रहे कि मेरा कुछ सिलेबस भी चल रहा है। ऐसे क्या है कि आपको लग रहा हो कि सिलेबस तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे सर, मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ा के पता नहीं कहाँ से फंक्शन स्टार्ट करते, फंक्शन सिलेबस में है ही नहीं। तो नहीं, वो भी है, लेकिन मैं आपको आपको एकेडमी पे भी फोकस करना है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग मैं चलता रहूंगा। पहला हो जाएगा, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा, फिर मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ा चुका हूँ, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएबिलिटी भी आ जाऊंगा। इधर से ये चलता रहेगा। और उधर वो फंक्शन काफी लेंदी है, काफी लंबा है, उसमें आपको कम से कम 1.5-2 महीने लगेंगे, तो वो चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, जिसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।